प्रोजेक्ट फ्रीडम रक्षात्मक प्रकृति का है, सीमित दायरे में केंद्रित है और इसकी अवधि अस्थायी है। इसका एक ही मिशन है, निर्दोष व्यावसायिक जहाजरानी को ईरानी आक्रामकता से बचाना। अमेरिकी सेनाओं को ईरानी जल क्षेत्र या हवाई क्षेत्र में प्रवेश करना जरूरी नहीं है। हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ईरान को निर्दोष देशों और उनके सामान को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरने से रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ईरान स्पष्ट आक्रामक पक्ष है, जो नागरिक जहाजों को परेशान कर रहा है, हर देश के नाविकों को धमका रहा है, बिना किसी भेदभाव के और अपने आर्थिक लाभ के लिए एक अहम संकरे जलमार्ग को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, या कम से कम ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। ईरान लंबे समय से जहाजों को परेशान कर रहा है, सभी देशों के टैंकरों पर गोली चला रहा है और टोल प्रणाली लागू करने की कोशिश कर रहा है। ईरान की योजना, जो अंतर्राष्ट्रीय जबरन वसूली का एक रूप है, अस्वीकार्य है। यह सब प्रोजेक्ट फ्रीडम के साथ खत्म हो जाता है। 2 अमेरिकी वाणिज्यिक जहाज और अमेरिकी विध्वंसक सुरक्षित रूप से जलडमरू मध्य पार कर चुके हैं, जिससे मार्ग साफ साबित हुआ है। हम जानते हैं कि ईरानियों को इससे शर्मिंदगी हो रही है। उन्होंने कहा था कि वे जलडमरू मध्य को नियंत्रित करते हैं, उनका उस पर नियंत्रण नहीं है। अमेरिकी जहाजों ने, चाहे वे व्यावसायिक हों या सैन्य, हमेशा की तरह सबसे आगे रहकर शुरुआती जोखिम उठाया। अब भी दुनिया भर के सैकड़ों जहाज पार करने के लिए कतार में हैं। सेंटकॉम साझेदार देशों के साथ सैकड़ों जहाजों, शिपिंग और बीमा कंपनियों से सक्रिय संवाद कर रहा है। दुनिया भर के ये सभी जहाज उस ईरानी जाल से बाहर निकलना चाहते हैं जिसमें वे फंसे हुए हैं। अमेरिका ने दुनिया को सीधा उपहार देते हुए जलडमरू मध्य पर लाल, सफेद और नीले रंग का एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनाया है। अमेरिकी विध्वंसक सैकड़ों फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और निगरानी विमान के सहयोग से 24x7 वाणिज्यिक जहाजों की निगरानी कर रहे हैं। बिल्कुल ईरान के जहाजों को छोड़कर। यही कारण है कि हमारी मजबूत नाकाबंदी भी पूरी तरह लागू है। प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होते ही ईरानी बंदरगाहों से 6 जहाज नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश में थे, जिन्हें वापस भेज दिया गया। ये सिर्फ रणनीति नहीं, मानवीय भी है। ईरान की अवैध पकड़ को तोड़कर हम दर्जनों देशों के नाविकों की जान और आजीविका की रक्षा कर रहे हैं, वैश्विक ऊर्जा मार्गों को सुरक्षित कर रहे हैं और उन कमी को रोक रहे हैं जो दुनिया के सबसे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। एक बार फिर अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को सहारा देने के लिए कर रहा है। ईरान दुनिया पर नियंत्रण चाहता है। ईरान की बची ताकतें अगर अमेरिकी सैनिकों या निर्दोष जहाजों पर हमला करेंगी तो उन्हें अमेरिकी ताकत का जबरदस्त और विनाशकारी जवाब मिलेगा। राष्ट्रपति ने इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। हम शांतिपूर्ण अभियान चाहते हैं, लेकिन अपने लोगों, जहाजों, विमानों और मिशन की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं और तुरंत जवाब देंगे। ईरान से कहता हूं, निर्दोष जहाजों को बिना रोक टोक गुजरने दें। ये अंतर्राष्ट्रीय जल सभी देशों के लिए हैं, केवल ईरान के लिए नहीं कि वह इन पर टैक्स, टोल या नियंत्रण लगाए। मैं साझेदारों, सहयोगियों और दुनिया से कहना चाहता हूं, ये हमारे लिए अस्थायी मिशन है। जैसा मैंने कहा, दुनिया को इस जलमार्ग की हमसे ज्यादा जरूरत है। हम हालात स्थिर कर व्यापार शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है दुनिया आगे आएगी। उचित समय पर और जल्द ही हम जिम्मेदारी आपको वापस सौंप देंगे। इस मिशन को अभी अंजाम दे रहे अद्भुत अमेरिकियों को बस धन्यवाद। आपका साहस, आपकी तत्परता, आपकी बेजोड़ पेशेवरिता और सटीकता ही वजह है कि आज और हर दिन दुनिया चैन की सांस ले सकती है। आप हैं और हमेशा रहेंगे मानव इतिहास की सबसे महान लड़ाकू शक्ति, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू हो गया है, व्यापार फिर से चलेगा और अमेरिका एक बार फिर पूरी दुनिया के हित में ताकत, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ नेतृत्व कर रहा है। हमारी इच्छा शक्ति अडिग है। ईश्वर हमारे सैनिकों को आशीर्वाद दे और ईश्वर शक्तिशाली यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को भी आशीर्वाद दे। मिस्टर चेयरमैन, अब आपके हवाले करता हूं। धन्यवाद मिस्टर सेक्रेटरी और सभी को सुप्रभात। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। रविवार को राष्ट्रपति के निर्देश पर सेंटकॉम ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया, जिसका उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। पिछले 7 हफ्तों में ईरान ने बार बार जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों को धमकाया और उन पर हमला किया है।
ताकि वाणिज्यिक यातायात को प्रभावी रूप से रोक सके और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सके। दुनिया के प्रमुख समुद्री चेकपॉइंट्स में से एक, जिससे वैश्विक तेल का लगभग 5वां हिस्सा जाता है, को बाधित कर ईरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये कार्रवाई स्थापित नौवहन अधिकारों और समुद्री कानून की अनदेखी करती है और IRGC के नेतृत्व वाला शासन प्रभावी रूप से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको हाल की गतिविधियों का अपडेट देता हूं। अगर आप नक्शे पर देखें, जैसा सचिव ने कहा, अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है। ये ग्राफिक उन सैन्य कार्रवाइयों को दर्शाता है जिन्हें ईरानियों ने क्षेत्र के खिलाफ करने की कोशिश की है या की हैं। हरे और नीले बिंदु वाणिज्यिक मालवाहक और टैंकर जहाजों के समूहों को दिखाते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका ने यहां जलडमरू मध्य पर एक महत्वपूर्ण उपस्थिति स्थापित की है ताकि व्यापार का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके, यह ध्यान रखते हुए कि पूर्वी हिस्से में नाकाबंदी अभी भी जारी है। नक्शा जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरानी हमलों के उदाहरण और नमूने दिखाता है, साथ ही ओमान की खाड़ी और ऊपर अरब सागर और अरब की खाड़ी में भी। युद्ध विराम के बाद से ईरान ने वाणिज्यिक जहाजों पर 9 बार गोलीबारी की, 2 कंटेनर जहाज जब्त किए और अमेरिकी बलों पर 10 से अधिक हमले किए हैं। लेकिन ये घटनाएं बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की सीमा से नीचे रही हैं। जैसा मैंने बताया, आप अमेरिकी नाकाबंदी में टैंकरों और मालवाहक जहाज देख सकते हैं। ईरान के क्षेत्र भर में अंधाधुंध हमलों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में 22,500 नाविक, 1,550 से अधिक वाणिज्यिक जहाजों पर अरब की खाड़ी में फंसे हुए हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जहाजरानी के अलावा ईरान ने जानबूझकर अपने पड़ोसियों पर हमले जारी रखे हैं। सिर्फ कल ही ईरान ने ओमान पर 1 बार और UAE पर 3 बार हमला किया, जिसमें फुजैरा ऑयल टर्मिनल पर हमला भी शामिल था, जिसे सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया। उन्होंने क्रूज मिसाइलें, ड्रोन और छोटी नावें अमेरिकी बलों पर दागीं, जो जलडमरू मध्यों में वाणिज्यिक जहाजरानी की रक्षा कर रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के MH-60 और आर्मी के AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टरों ने इन खतरों को सफलतापूर्वक नाकाम किया। अब तक आज का दिन शांत है। मैं आपके लिए इस रक्षात्मक अभियान का विवरण अगली कुछ स्लाइडों में बताता हूं। सचिव के अनुसार प्रोजेक्ट फ्रीडम का मकसद वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा, जलडमरू मध्य से व्यापार के प्रवाह को बहाल करना और नौवहन स्वतंत्रता बनाए रखना है। सेंटकॉम ने जलडमरू मध्य के दक्षिणी हिस्से में एक सुदृढ़ सुरक्षा क्षेत्र स्थापित किया है, जिसे अब अमेरिकी थल, नौसैनिक और वायु साधनों द्वारा संरक्षित किया गया है, ताकि वाणिज्यिक जहाजों के खिलाफ ईरानी आक्रामकता को रोका जा सके। मैं अमेरिकी क्षमताओं के बारे में थोड़ा और साझा करना चाहूंगा, लेकिन परिचालन सुरक्षा कारणों से मैं यहाँ विशिष्ट विवरणों में नहीं जाऊंगा। सतह पर गाइडेड मिसाइल, विध्वंसक और अन्य युद्धपोत ईरानी खतरों जैसे तेज नावों और एक तरफा हमला ड्रोन का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर रहे हैं। हवा में 82वीं एयरबोर्न डिवीजन द्वारा समन्वित 100 से अधिक फाइटर अटैक एयरक्राफ्ट और अन्य मानवयुक्त और मानव रहित विमान 24 घंटे हवा में रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वे उन्नत सुरक्षा क्षेत्र और उसके पहुंच मार्गों पर सुरक्षात्मक निगरानी रख रहे हैं। इन बलों में 15,000 से अधिक अमेरिकी सैन्यकर्मी शामिल हैं और इन्होंने ईरानी खतरों से सुरक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर वायु और समुद्री नियंत्रण स्थापित किया है। जो वाणिज्यिक जहाज इस क्षेत्र से गुजरेंगे, वे समुद्र में, आसमान में और रेडियो पर अपने चारों ओर अमेरिकी सैन्य शक्ति को देखेंगे, सुनेंगे और सच कहूं तो महसूस भी करेंगे। और आज सुबह तक, जैसा कि पहले बताया गया था, 2 अमेरिकी ध्वज वाले व्यापारी जहाजों ने इस क्षेत्र से पार किया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी जहाज पार करेंगे। खाड़ी में आगे अमेरिकी नौसेना केंद्रीय कमान लगातार खतरे की पहचान और उन्हें कम करने का काम कर रही है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के अलावा सेंटकॉम और बाकी संयुक्त बल ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध अभियानों को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं, अगर ऐसा करने का आदेश दिया जाता है। कोई भी विरोधी हमारी वर्तमान संयम को हमारे संकल्प की कमी न समझे। और राष्ट्रपति ने भी, जैसा कि सचिव ने कहा है कि अब समय आ गया है कि जिनके जलडमरू मध्य में हित जुड़े हैं, वे आकर मदद करें। बात फिर सचिव को सौंपने से पहले मैं आज हमारी संयुक्त बल का एक हिस्सा उजागर करना चाहता हूं।
मैं आज 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के यूएस आर्मी पैराट्रूपर्स पर बात करना चाहता हूं। जब राष्ट्रपति या सचिव को सेंटकॉम या कहीं और तुरंत स्केलेबल और घातक युद्ध शक्ति की आवश्यकता होती है, तो ऑल अमेरिकन डिवीजन पुकार पर तुरंत हाजिर हो जाती है। 82वीं राष्ट्र की त्वरित प्रतिक्रिया बल का मुख्य हिस्सा है और सूचना मिलते ही कुछ घंटों में तैनाती को तैयार रहती है। ये पैराट्रूपर्स किसी भी माहौल में मिशन पूरा करने में सक्षम हैं। लगातार ट्रेनिंग लेते हैं और वायुसेना के विमान से कूदकर जमीनी लड़ाई में उतरने और अहम इलाके पर कब्जा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आदेश मिले तो ये भी वही करेंगे जो उनके पूर्वजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में सिसिली और नॉर्मंडी में किया था। या अनुवर्ती बलों के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश को सुरक्षित और संभव बनाने के लिए, जैसा ग्रेनेडा या पनामा में किया गया। वे काउंटर इंसर्जेंसी से लेकर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस और पावर प्रोजेक्शन तक की सभी तरह की मिशन कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने इस महान डिवीजन के इतिहास में कई बार किया है। वे ये सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वे बेहद अच्छी तरह से प्रशिक्षित, अच्छी तरह से सुसज्जित और अच्छे नेतृत्व में हैं, लेकिन साथ ही उनके अदम्य जज्बे की वजह से भी। ऑल अमेरिकन पैराट्रूपर के उनमें से हर एक ने इस भूमिका के लिए स्वयं सेवा किया, एयरबोर्न प्रशिक्षण के लिए स्वयं सेवा किया और सेवा करने के लिए स्वयं सेवा किया। अब ये डिवीजन सिर्फ फॉर्मेशन नहीं रहा जिसे हम बलपूर्वक प्रवेश अभियानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए ठीक आज ही वे वहां भूमि, वायु, अंतरिक्ष, समुद्र और साइबर बलों का समन्वय, एकीकरण और तालमेल बिठा रहे हैं, और वह भी संयुक्त सर्वक्षेत्रीय कमान और नियंत्रण का उपयोग करते हुए। वे एआई सक्षम अगली पीढ़ी के टैक्टिकल नेटवर्क से इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस बढ़ाते हैं। इन सभी प्रभावों को बिना रुकावट सिंक्रोनाइज करते हैं और ये सब प्रोजेक्ट फ्रीडम के समर्थन में करते हैं। तकनीकी नवाचार पर लगातार ध्यान केंद्रित करने से वहां मैदान में मौजूद कमांडरों को अपने सामने मौजूद अवसरों को देखने, महसूस करने और समझने में मदद मिलती है। साथ ही इससे जुड़े जोखिमों के साथ और लक्ष्य पर समझदारी से फैसले ले सकें। अद्भुत साहस, दृढ़ता और हिम्मत के साथ वे हर दिन पूरी ताकत से जुटे रहते हैं, और जब भी देश उन्हें बुलाता है वे उस पुकार का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम उनके सेवा और नेतृत्व के लिए आभारी हैं। अंत में, इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, जैसा कि मैं अक्सर करता हूं, मैं हमारे कुछ शहीदों को याद करना चाहता हूं। आज हम सर्जेंट विलियम रिवर्स, स्पेशलिस्ट ब्रियोना मोफैट और स्पेशलिस्ट केनेडी सैंडर्स को याद करते हैं, जो 718वीं इंजीनियरिंग कंपनी यूएस आर्मी रिजर्व्स, फोर्ट बेनिंग, जॉर्जिया से थे। 28 जनवरी 2024 को जब जॉर्डन के टावर 22 में एक ईरान समर्थित प्रॉक्सी फोर्स ने हमला किया, तो वे दुखद रूप से शहीद हो गए। हम उनकी स्मृति को जीवित रखते हैं, हम उनके नाम याद रखते हैं, हम उनके परिवारों को याद करते हैं। सचिव महोदय और मैं सभी तैनात सैनिकों के लिए आभारी हैं जो वहां देश का काम कर रहे हैं। सर, अब मैं इसे फिर से आपको सौंपता हूं। हम कुछ सवाल लेंगे, आगे बढ़िए। धन्यवाद। Alexandra Angersol on American News. क्या आपका आकलन है मिस्टर सेक्रेटरी कि इस छोटी नावों के बेड़े में जो बचा है वो एक बड़ा खतरा है या सिर्फ एक परेशानी है जिसे संभालना है? दूसरा, उन आलोचकों को क्या कहना चाहेंगे जो मानते हैं कि इस मिशन में अमेरिका की रणनीति नहीं है? हर खतरे को गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे चेयरमैन द्वारा बताई गई 6 हमलावर नौकाओं को समय रहते गंभीरता से लेकर निपट लिया गया, इससे पहले कि वे जिन अमेरिकी सैन्य जहाजों के करीब पहुंच रही थीं, उनके लिए कोई वास्तविक खतरा बनती। और ऐसी छोटी नावें ही अब ईरान के पास बची हैं। हम जैसी क्षमताओं वाले विध्वंसक के करीब पहुंचने की उनकी क्षमता सीमित है, लेकिन हम इसे गंभीरता से लेंगे। सैन्य कार्रवाई के जरिए जल्दी हम किसी भी खतरे को पनपने नहीं देंगे, और मैं आपको बता सकता हूं, सिर्फ आज सुबह से ही रणनीति पूरी तरह केंद्रित है। मुझे लगता है प्रोजेक्ट फ्रीडम से यह साफ है कि हम खुद को भटकने नहीं दे रहे हैं। ये एक अस्थायी और विशिष्ट प्रयास है जिसे हम दुनिया को सौंपना चाहते हैं। दुनिया ने इसमें हिस्सा लेने की इच्छा जताई है, जैसा अक्सर या लगभग हमेशा होता है। अमेरिकी नेतृत्व जरूरी है। तो राष्ट्रपति इसके लिए तैयार थे, व्यावसायिक जहाज भेजने के लिए, विध्वंसक जहाज भेजने के लिए, ये अमेरिकी सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए और दुनिया को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, ये जलमार्ग बाकी दुनिया के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन्हें इसे बचाने की क्षमता होनी चाहिए। मुझे लगता है यह एक बहुत केंद्रित रणनीति का प्रतिबिंब है। Superbot, Mr. Secretary, Chairman David Zier, Real America's Voice.
मैं आपसे पूछना चाहता था कि जिन तेज़ नावों को डुबोया गया है या पहचाना गया है, क्या उनमें कोई ऐसा हथियार था जो मान लीजिए छोटे AK-47 जैसे हथियारों से बड़ा हो, या कोई एंटी शिप क्रूज मिसाइल पहचानी गई हो? और मेरा दूसरा सवाल है, अगर IRGC और तेहरान में मतभेद हैं, तो क्या कोई तरीका है जिससे तेहरान मान जाए कि हम उन IRGC पर कार्रवाई करें जो हमले कर रहे हैं बिना युद्ध विराम तोड़े? देखिए, अभी के लिए हमारी नावों की तरफ जो भी आ रहा है, उस पर चाहे जो भी हो, हमें उसका बचाव करना ही होता है, और यही स्थिति है। मुझे नहीं पता कि उन तेज नावों पर ठीक-ठीक कौन-कौन से हथियार हैं। छोटे हथियार, तेज नाव पर कोई बड़ा हथियार नहीं है। राइफल या छोटे मशीन गन, कुछ छोटे तटीय क्रूज मिसाइलें भी मार गिराई गई थीं। तो शुरुआत में कुछ हलचल थी, जिसे हमारे विध्वंसकों ने बहुत सीधे तरीके से संभाला, और हम ईरानियों से खुले तौर पर और पर्दे के पीछे दोनों तरह से संवाद कर रहे हैं, ताकि दुनिया की ओर से इस रक्षात्मक अभियान को होने दिया जाए। कभी-कभी IRGC कुछ ऐसे कदम उठाता है जो शायद ईरानी वार्ताकारों की इच्छा के दायरे से बाहर होते हैं। इसे नियंत्रित करना और समझौते की स्थिति बनानी उन्हीं की जिम्मेदारी है ना? मैंने इन टिप्पणियों में इसका जिक्र नहीं किया, पर सब कुछ वास्तविक समय में हो रहा है। ईरान समझौता कर सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम से हम दिखा रहे हैं कि वे जलदमरू मद्दे नहीं नियंत्रित करते। हम जानते हैं कि ईरान शर्मिंदा है कि हमारी नाकाबंदी कायम है और हम जहाज वहां से निकाल सकते हैं और दुनिया को भी वहां से जहाज गुजारने में मदद करेंगे। अगर वे इसे मुद्दा बनाए रखते हैं, तो दुनिया जानती है कि कौन कर रहा है, हम नहीं। हम इसे खोलने को तैयार हैं। ये ईरान है और इससे उनके लिए दुविधा बनती है। हमें उम्मीद है कि वे समझौता करेंगे। हाँ, धन्यवाद सर। मेरा सवाल जनरल खैन से है, मेरी मार्गरेट, डेली वायर। आपने कहा कि अभी तक ईरान के हमले बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू करने की सीमा से कम है। वो सीमा क्या है? सचिव हेक्सिथ, क्या जलडमरू मध्य में अब भी बारूदी सुरंगों की चिंता है? और क्या आप कामिकाजे डॉल्फिन्स की रिपोर्ट्स स्पष्ट कर सकती हैं? मैंने कमिकाजे डॉल्फिन की बात नहीं सुनी। ये कुछ वैसा ही है जैसे शार्क्स के सिर पर लेजर बीम्स लगी हो, है ना? दोबारा शुरू करने की सीमा तय करना एक राजनीतिक फैसला है जो मेरे अधिकार क्षेत्र से ऊपर है। मैं सिर्फ कह सकता हूं कि ये फिलहाल निचले स्तर की छिटपुट गोलाबारी है। ऐसा लगता है जैसे ईरान दक्षिणी मोर्चे पर कुछ करने के लिए तिनके का सहारा ले रहा है। आपके सवाल के जवाब में डेविड, उनका कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर अब भी बिखरा है। मुझे लगता है कि वे निचले स्तर पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यह अभी भी निचले स्तर की सैन्य कार्रवाई है।